न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। कर्नाटक चुनावों की मतगणना में रुझान जो है वो एक चरम तक पहुंच गए हैं। आइए सीधा सबसे पहले आपको यह बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में किसकी होने जा रही है सरकार। अभी के जो ताजा रुझान है उस पर एक नजर डाल देते हैं। रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, भारी बढ़त के साथ दिखाई दे रही है कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं वो आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ताजा आंकड़ा है, देख सकते हैं आप। कांग्रेस 103 पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो 37 पर आगे चल रही है। जेडीएस दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 42 सीटें अभी आगे हैं उस पर। केजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स की बात करें तो अन्य 17 पर। यह ताजा रुझान इस वक्त का। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। जश्न शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। तो किसका होगा कर्नाटक, इस पर हमारी एक खास पेशकश चल रही है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, आपको बता दें। हमारे पैनलिस्ट से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं एसके दत्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ। उपेंद्र प्रसाद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। और इसके साथ अजय कुमार है। इसके साथ न्यूज रूम से हमारे साथ अखिल भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं से हम बात करेंगे। और अब सबसे पहले मैं अजय जी आपसे बात करना चाहूंगा। अजय जी, जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं, सरकार बनना तय माना जा रहा है, क्या कहेंगे? हर जगह से खुशी की खबरें आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया। नहीं, जीत का जश्न है, उसके साथ ही जोखिम भी दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कांग्रेस में प्रारंभ से ही कई गुट बटे हुए हैं और डिमांड चल रही है। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री किसे बनाती है और क्या कांग्रेस के अंदर एक येदियुरप्पा नहीं पैदा हो जाएंगे। यह अति महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे आपको एक तरफ यह भी देखना है कि कांग्रेस में अगर आप देखें अगर पूरे चुनाव प्रचार को, तो एक राहुल गांधी को छोड़कर किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता की सभा में भीड़ नहीं जुटी। तो जो पुल फैक्टर है या जो सफलता है उसका श्रेय कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को जाता है। अगर मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करूं तो उनकी सभा बेंगलोर में 1 घंटे विलंब से शुरू हुई, क्योंकि वहां पे उनको सुनने जनता नहीं आई थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को वहां पर जो बढ़त मिली है उसके लिए आप स्थानीय जो नेता है उनकी ताकत मानते हैं। ये दत्ता साहब के पास चलते हैं। दत्ता जी, जैसा कि अजय जी ने कहा कि वहां पर एक नया येदियुरप्पा खड़ा हो सकता है, किसे मान रहे हैं? येदियुरप्पा सिद्धारमैया को कहेंगे? इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की इंटरनल सिस्टम अलग तरह के हैं और भाजपा की इंटरनल सिस्टम अलग तरह के हैं। कांग्रेस में आला कमान बहुत महत्वपूर्ण होता है और आला कमान तय करती है कि किसको नेतृत्व दिया जाए, और वो बाध्यनीय होता है, माननीय होता है। उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब हरीश रावत जी अपना दावा पेश किए थे तो और किस तरह से नजरअंदाज करके फिर बहुगुणा साहब को बनाया गया और अल्टीमेटली हरीश रावत वाले खेमे को मानना पड़ा चीज। तो इसलिए कांग्रेस की जो अनुशासन है वो काफी ज्यादा सख्त है, अनुशासन भाजपा के मुकाबले में। मतलब तो ये कह रहे हैं कि जो आला कमान कहेगा उसी पर वो फाइनल होता है और उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए ऐसा सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आखिर अगर भागडोर किसी के हाथ में अगर नहीं होगा तो दुर्दशा होता है। और भाजपा के साथ भाजपा आज के डेट में इस चीज से झेल रही है, क्योंकि भाजपा के सेंट्रल लीडरशिप इतने सारे खेमे में बटे हुए हैं, तो इसलिए उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन ग्राउंड लेवल तक पड़ रहा है और प्रदेश के यूनिट भी उसी हिसाब से लॉयल्टी के हिसाब से। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि 11 बजे जो शुरू हुई थी लोकसभा की कार्रवाई वो स्थगित हो गई है, 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अभी आपसे जिक्र कर रहा था मैं कि लोकसभा शुरू होने वाली, तो आपने कहा कि थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर बाद इसका भी स्थगित होना तय है। क्या कहेंगे अब इस पर? ये तो हिंदुस्तान का लगता है कि एक हर दिन का त्योहार हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा स्थगित होना।
और पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि यही परंपरा चल रहा है। चाहे एनडीए की सरकार भी जब रही है तो कांग्रेस ने चलने नहीं दिया था सदन, और यूपीए सरकार में तो एनडीए बिल्कुल शुरू से ही अजीब तरह का रुख बना के रखी है। सवाल यहाँ पे बहुत बुनियादी सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर नुकसान किसका होता है। जी, नुकसान मैं समझता हूँ कि देश के प्रजातंत्र और आम जनता का नुकसान है, और पैसा का बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान है, और कहीं ना कहीं पे हमारे देश के राष्ट्रीय लीडरशिप को सोचना पड़ेगा इन सब चीजों को लेके, और एक गंभीरतापूर्ण एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने की आवश्यकता है लोकसभा के अंदर। जी, उपेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए उनका रुख करते हैं। उपेंद्र जी, लोकसभा की कार्रवाई लगातार विपक्ष के हमले के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो मंत्री हैं, 2 मंत्री उनके इस्तीफे मांग रहे हैं, उन पर स्थगित हो गई एक बार फिर। इधर सरकार घिरी हुई है राष्ट्रीय अगर राजनीति में कहें, और उधर स्थानीय राजनीति में बीजेपी भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, स्टार्टिंग के अभी आंकड़े हैं, 102 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, इसे किस तरह से देखते हैं? वहां पर ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार की जो बीजेपी जो घिरी हुई थी, बीजेपी की इस जो खामी है, जो इस हार है, उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? कांग्रेस की उपलब्धि या बीजेपी की खामी? ये हमें लगता है कांग्रेस की जो जीत हुई है वो नेगेटिव फोर्सेज के कारण हुई है। इसमें कांग्रेस को बहुत श्रेय नहीं मिलना चाहिए। अब लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते थे, लोगों के पास विकल्प बहुत सीमित होते हैं। इधर भी भ्रष्ट पार्टी है, इधर भी भ्रष्ट पार्टी है, कोई उसे ऐसी पार्टी दिखाई नहीं पड़ती है जिसमें वो विश्वास कर सके। तो जो सत्ता में पार्टी को लाया बीजेपी, नरेंद्र मोदी डूब गया, उनका कदम हो गया कर्नाटक में। ये वाला बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहा है, ये नहीं है। मुझे बहुत खुश है। कांग्रेस, आपको मालूम है बीजेपी सरकार था उत्तराखंड में, हार गया। बीजेपी सरकार था हिमाचल में, हार गया। यहाँ कर्नाटक में बीजेपी सरकार हार गया। हम कांग्रेस, तीनों प्रदेश में कांग्रेस जीत के आया। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी इतना प्रचार किया, दुर्प्रचार किया। अभी लोगों को मालूम है कौन देशवासियों को सेवा करेगा। उसके लिए मैं देशवासियों को, कर्नाटक वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। चलिए, जश्न का माहौल है और बधाई देने का सिलसिला इधर शुरू हो गया। अखिलेश अखिलन न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, यहां पर हमारे साथ भी एक पैनल स्टूडियो में मौजूद है और जिनका सीधा तौर पर यही कहना है कि वहां पर कांग्रेस की जीत नहीं कहेंगे, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं थे, क्या करते? बीजेपी को हटाना था, कांग्रेस आ गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो हमारे जो उपेंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं, जय जी बोल रहे हैं, दत्ता साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात है कि वहाँ पर ऑप्शंस की कमी थी, और उसमें से उसी भ्रष्टाचारियों में से जनता को एक भ्रष्टाचारी पर मुहर लगाने की बात थी, उन्होंने लगाई। और जाहिर सी बात है, चूंकि बीजेपी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो एक जो है जो विपक्षी के रूप में कांग्रेस थी, कांग्रेस को उन्होंने जीत दिला दी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, एक चीज इसमें आप देखिए, गौर करिए कि देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी जाकर वहां प्रचार कर रहे थे, जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी राजनीति करे, आगामी राजनीति, भविष्य की राजनीति, उस नरेंद्र मोदी को भी वहां नकार दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए वहां पर राहुल गांधी को भी एक तरह से नकारा ही गया है। राहुल गांधी करीब 60 विधानसभा सीटों पर जाकर जो है वो चुनाव प्रचार किए थे, उसमें से करीब 16 से 17 विधानसभा से उनकी जो है बढ़त अभी मिल रही है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी भी वहां पर कोई एक्सेप्टेबल वो नहीं हो पाए हैं, और नरेंद्र मोदी को तो खारिज ही कर दिया गया है। तो बीजेपी को यह देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो उनकी आगे की राजनीति चल रही, जो भविष्य की राजनीति करना बीजेपी चाह रही, तो नरेंद्र मोदी पर वो कितना दाव लगाएगी, वह भी उनको, यानी गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी कितना असर रखते हैं, वो भी इस चुनाव से बहुत कुछ तक साफ होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको अभी दिखा देते हैं कि क्या ताजा रुझान है, वो टेबल जो है उसे भी देख लेते हैं। वैसे सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं पहले। I think looking at life in the right perspective, this has given a great shot in the arm to us. May I take this opportunity to congratulate our leaders, Mrs. Gandhi, the Prime Minister, and Mr. Rahul Gandhi, who lead us from the front, and I believe today we owe a tremendous gratitude to them and the people of Karnataka for having shown sense of direction to this country. राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव था जो जीत गए आप लोग। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आज की ये विजय है, और हमारे तीनों नेता
माननीय सोनिया जी, प्रधानमंत्री महोदय और राहुल जी, तीनों को मैं समझता हूँ बधाई देते हुए हमको ये कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि सही दिशा दी है और कर्नाटक की जनता ने देश को सही दिशा दी है और जो वास्तविकता है उसको सामने किया, उसको उजागर किया है। लेकिन हमें मानना ये चाहिए कि हमको ऐसे एक प्रांत में ही कामयाबी नहीं बल्कि देश भर में हमको ऐसी सफलता मिले, हमें इसके लिए प्रयास करना है। तो सलमान खुर्शीद, जीत का सेहरा जो है वो राहुल गांधी के सिर बांध रहे हैं। आपको इसी पे बात करेंगे, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले ये अंक तालिका देख लेते हैं। कांग्रेस 103 पर आगे, जो ताजा रुझान है वो दिखा रहे हैं आपको। बीजेपी 37 पर, जेडीएस 42 पर, केजेपी 10 पर, 10 ही पर है काफी देर से, और अदर्स की बात करें तो 14 से बढ़कर 17 हो गए हैं। तो आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और ये बदले आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, जीत का सेहरा जो है राहुल गांधी के सर बांधा जा रहा है। जीत के सेहरे के लिए जो तमाम मंत्री हैं वो यही कह रहे हैं कि आला मंत्रियों को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद फिर आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। तो सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही है और 11 बज चुके हैं, यानी कि कांग्रेस का कर्नाटक होने जा रहा है। अभी तक ये सवाल था कि किसका होगा कर्नाटक, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं उसके मुताबिक तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस का कर्नाटक है और जश्न भी शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कांग्रेस में देश भर में अलग अलग जगह पर एक जश्न की तस्वीरें। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आतिशबाजी की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर भोपाल की, जहां पर मिठाइयां खिलाई जा रही है। राहुल गांधी को भी मिठाइयां खिला रहे हैं। राहुल गांधी के सिर जीत का सेहरा बांधा जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने यही सवाल उठाया था अजय जी, इसी को आगे बढ़ाता हूं। राहुल गांधी के सिर जीत का सेहरा है, स्थानीय मुद्दों को कोई तवज्जो नहीं। जितने भी आला कमान के मंत्री यही कह रहे हैं राहुल की जीत है। जो स्थानीय लीडर्स रहे हैं दोनों ही पार्टियों के, उनका दबदबा रहा है, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो। मैंने आपको बताया कि उनकी स्थिति क्या रही है और इसीलिए जो दत्ता साहब कह रहे थे कि हाई कमांड है और कांग्रेस डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन देखिए आपको एक सिद्धारमैया के एक बयान की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सिद्धारमैया का बैकग्राउंड क्या है? वो जेडीएस से मुख्यमंत्री नहीं बनने के सवाल पर वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस आए और वो बड़े कद्दावर नेता हैं और इस जीत में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है जी। वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एक और मिथ है कर्नाटक के बारे में कि वहां कास्ट फैक्टर बड़ा डोमिनेंट फैक्टर रहता है जी। और अगर आप कास्ट देखें तो दो बड़ी ही महत्वपूर्ण जातियां हैं वहां पे, वो लिकाज और लिंगायत जी। कांग्रेस को इन दोनों में से किसी भी जातियों का समर्थन नहीं था। ऐसे में एक तीसरा कॉम्बिनेशन, इस कास्ट फैक्टर को तोड़ने का चैलेंज भी कांग्रेस को था। नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, येदुरप्पा तो लिंगायत से आते हैं, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ सरकार खड़ी की इस बार तो येदुरप्पा लिंगायत से आते हैं और उसको काटने के लिए भाजपा ने भी ओवर डिपेंडेंस लिंगायत कम्युनिटी पे किया जी। और कांग्रेस को बिकॉज दोनों ही पार्टियों का सपोर्ट नहीं था तो उसके सामने एक इस कास्ट फैक्टर को तोड़ने का चैलेंज था, जिसलिए ये रुझान, ये परिणाम यह भी करते हैं कि कांग्रेस अपने उस प्रयोग में सफल रही है। वो अन्य जातियों का कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ी और उसको सफलता मिला। और अगर हम तो ये मुख्यमंत्री के सवाल पे स्थानीय नेता को, स्थानीय नेतृत्व को और स्थानीय मुद्दे को कांग्रेस इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि हाईकमांड की मर्जी चलेगी, लेकिन एमएलए के भी चुनाव को, एमएलए के पसंद को कांग्रेस हाईकमांड को तहरीर देनी पड़ेगी। तो तरजीह देनी पड़ेगी कांग्रेस हाईकमांड को स्थानीय मुद्दों को। अजय जी का यही कहना है। और अब सबसे बड़ा सवाल आप यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, इस पर एक बहस यहां पर छिड़ सकती है। बात करते हैं आगे, लेकिन पहले आपको बता दें केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि आम चुनाव में बीजेपी कर्नाटक की तरह तीसरे नंबर पर ही रहेगी। जा रहे हैं और जो स्थिति भाजपा की कर्नाटका में हो रही है वो तो जनता के सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में जब चुनाव होंगे, जो स्थिति आज बीजेपी कर्नाटका में है कि नंबर 3 में है, केंद्र में भी वो नंबर 3 में ही रहेंगे। ये कुमार स्वामी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Here is a party we cannot reject JDS. JDS will come again
even in future days. Sir, you have regrets about North Message Karnataka. given by the people. Why do you have regrets about North Karnataka, sir? What do you feel according to you? Not only BJP, but Yudhirappa spoiled your game also. Now, Yudhirappa, you are spoiled your game also along with BJP. No. Why Yediyurappa? You interfere in this issue? What Yediyurappa's what Yediyurappa's achievement? Only his achievement. He reduces BJP strength. No. My strength from 28, we are reaching 50, around 50. This is the strength. This election that JDS. जी कुमार स्वामी तो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। हालांकि बयान आया है अभी जेडीएस की तरफ से, वो कह दिया है उसने कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। लेकिन जैसा कि कहा था पहले ही कि एक बड़ी भूमिका निभाएगी जेडीएस, और वो दिखाई भी दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, स्थानीय पार्टी को फिर तरजीह मिली है। क्या कहेंगे दत्ता जी? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, चुनाव से पहले भी, कि जनता दल सेकुलर दूसरे पोजीशन पे आएगी और मुख्य विपक्ष के नाते कर्नाटक असेंबली में अपना रोल अदा करेगी। पर कुमारस्वामी जी के बयान से मुझे एक बात याद आती है, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं जी। तो सीधा सीधा वही चीज दर्शाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज का एक रटा बयान होता है, और पॉलिटिकल नेतृत्व का, जब जीतते हैं तो फिर अंगूर बहुत मीठे हैं, जब हारते हैं तो अंगूर खट्टे हैं। जीतते हैं तो सेहरा सबके सिर बन जाता है, हार के लिए आगे कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। दत्ता जी आपसे बात आगे भी बढ़ाऊंगा मैं। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपको बता दें कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस का कर्नाटक होता दिख रहा है। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। तो कांग्रेस का कर्नाटक होता दिख रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है और वक्त की कमी है, इसलिए जल्दी से मैं पहले अखिलेश जी के पास चलता हूं। अखिलेश जी, राष्ट्रीय राजनीति को महत्व दिया जा रहा है, तमाम नेता जीत का सेहरा राहुल के सिर बांध रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी सी डिटेल आई है, 60 जगह पर राहुल ने कैंपेन किया, जिसमें से 34 जगह पर कांग्रेस हारी है। इधर मोदी ने 32 जगह पर कैंपेन किया, उसमें से 18 पर हारी है। क्या कहेंगे, ना मोदी चले ना राहुल चले? तौर पर हम ये कहा जा सकता है कि राहुल और मोदी को वहाँ की जनता जो है, कर्नाटक की जनता बिल्कुल एक तरह से नकार चुकी है। और ये जो है, ये सेहरा लेने की जो बात है, ये राजनीतिक पार्टियों का अपना है। कांग्रेस का तो पूरा कल्चर ही रहा है कि जो दत्ता साहब कह रहे थे, वो सही कह रहे हैं कि वो जब जीत होती है तो सेहरा केंद्रीय नेताओं की होती है, जब हार होती है तो फिर राज्य के नेताओं पर उसका वो डाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें राहुल भी नहीं चले और इसमें मोदी भी नहीं चले। रोकना चाहूंगा, जेठमलानी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं जल्दी से। दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ, मैं एक्यूजर हूँ। तो कौन जिम्मेदार है? कर्नाटक की हार की जिम्मेदारी किसकी बनती है? बस वो पूछो, लीडर से पूछो ना, मेरे से आप अपनी बताओ उनको बात। पार्टी लीडरशिप ही जिम्मेदार है। आई एम नॉट। तो जेठमलानी तो मानने को ही तैयार नहीं है। जेठमलानी सीधे से कहा लीडर से पूछो। आप क्या कहेंगे उपेंद्र जी? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि मोदी का नहीं चला है, मेरा मानना है कि मोदी का चला है, क्योंकि आप बीजेपी का पूरा परफॉर्मेंस दीजिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस 15% उसका सक्सेस रेट है। अगर 36 सीटों पर जीत रही है बीजेपी, तो वो 15 से 16% सीटों पर बीजेपी जीत रही है। लेकिन और अगर 30 में, मैं आप मेरी बात पूरी कीजिए, अगर 30 में मोदी ने प्रचार किया है और 12 में जीत रही है तो वो 40% है। मतलब जहां बीजेपी ने प्रचार किया उस इलाके में बीजेपी का सक्सेस रेट है 40% और ओवरऑल जो सक्सेस रेट है वो 15%। तो 15% 40% में क्या अंतर नहीं है? लेकिन इसलिए मेरा लगता है कि मोदी, आपको रोकना चाहूंगा, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं। People have seen the real face of the BJP, and both in urban and rural Karnataka have rejected them. Not only rejected them, discarded them, lock, stock and barrel. And this is a clear indication of the future trends of voting, whether it be in the 5 states which are going to go to the polls or in the Lok Sabha polls. The BJP stands fully exposed, and the people of Karnataka have sent a loud and clear message to the people of Karnataka, to the people of India. तो बीजेपी का चेहरा सामने आ गया है, ये कहना था कमलनाथ का। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ था।
आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज रूम से अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, दत्ता जी आपका शुक्रिया और उपेंद्र जी भी जुड़े रहे हमारे साथ काफी देर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।